हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होने वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। अगर आप टारगेट कर रहे हो आईबीपीएस आरआरबी 2020 को, देन इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। आज का जो सेशन होने वाला है इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं, मैथमेटिक्स का ऑफिस असिस्टेंट यानी कि आपके क्लर्क का। सो ये वाला सेशन में हम लोग क्लर्क का मैथमेटिक्स करने वाले हैं। नेक्स्ट सेशन में हम क्लर्क का रीजनिंग करेंगे, देन उसके बाद में मैं आपको पीओ के भी करवा दूंगा। ज़रूरी है पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना, क्योंकि हमें एग्जैक्ट लेवल पता होना चाहिए। एग्ज़ाम का लेवल क्या होता है ये अगर हमें पता चलेगा, तब हमारी जो तैयारी है ना वो ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा बेहतर हो पाएगी। और अब हम लोग यहाँ पे तैयारी स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। आपको चैनल आप बिल्कुल भी यहाँ पे छोड़ के नहीं जाना है। रेगुलर मैं आपको क्लासेस दूंगा, तो आप लोगों को सभी के सभी क्लासेस फॉलो करनी है। हालांकि 3 से 4 क्लासेस मैंने ऑलरेडी दी हैं आपको। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल के ऊपर, वो प्लेलिस्ट आप विजिट कर लीजिएगा। वहाँ पे वो क्लासेस अवेलेबल हैं, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। और उनसे जो नेक्स्ट क्लासेस है वो अब मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो चलिएगा, आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा एक बैच स्टार्ट होने वाला है 2 जुलाई से, यानी कि कल से। और इस बैच में हम लोग सभी के सभी टॉपिक कवर करने वाले हैं, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर और हिंदी। सो अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो मुझे आप इस व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको सभी डिटेल्स बता दूंगा। डेली हमारी यहाँ पे 2 क्लासेस होंगी, क्योंकि देखिए अभी हमारे पास में ना 60 डेज से ज़्यादा का टाइम है। तो हम लोग डेली 2 क्लासेस करेंगे तो ईजिली चीज़ें कवर हो जाएंगी, और धीरे धीरे कवर करते हुए चलेंगे, देन हमारी जो स्पीड है उसको इंक्रीज़ करेंगे। सो 2 क्लासेस होंगी, एक आपकी होगी 11 AM पे और एक आपकी होगी 7 PM पे। और फिर जैसे ही हमारा सिलेबस थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, फिर मैं आपके लिए 3 क्लासेस पर डे कर दूंगा। उसका अपडेट मैं आपको आपके ग्रुप में बता दूंगा। सो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो इसको, तो मुझे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। बिल्कुल बेसिक से मैं चीज़ें उठाने वाला हूँ, और हम लोग मेंस लेवल तक की तैयारी करेंगे। क्लियर है? और ये बैच जो है आपका मेंस एग्जामिनेशन तक चलने वाला है, तो आप लोग मुझे कांटेक्ट ज़रूर कर लीजिएगा अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो। देखिए, एक और चीज़, आपको मॉक टेस्ट अगर लगाने हैं, टेस्ट सीरीज़ अगर लगानी है, तो टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है मेरा। ए ग्रेड क्लासेस आपको प्ले स्टोर पे सर्च करना है, और यहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद में बैंक एग्जाम्स के ऊपर जाना है। देन आईबीपीएस आरआरबी प्री 2020 के लिए यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी। पहला जो आपका टेस्ट है वो मैंने बिल्कुल फ्री रखा है, इस टेस्ट को आप लोग ज़रूर लगाइएगा। आपको एग्ज़ाम के लेवल के ही क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। बिल्कुल एग्जैक्ट जो एग्ज़ाम का लेवल है वो मैंने यहाँ पे रखा है, ताकि आप लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से खुद को तैयार कर पाओ। बाकी के जो टेस्ट है वो भी आप लोग ज़रूर लगाइएगा। अभी हमारे पास में टाइम है, तो आप 3 से 4 दिन में एक टेस्ट लगा सकते हो। देन उसका अच्छे से एनालाइज करो, देन उसके बाद में जो नेक्स्ट टेस्ट होगा आपका, वो 3 दिन बाद में लगाइएगा। थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आपको ज़रूर देखने को मिलेगा उसमें। देन उसका एनालाइज आपको करना है और इसी तरीके से चलना है। लास्ट के जो आपके 10 से 12 दिन बचेंगे ना, उसमें आपको फिर डेली टेस्ट लगाना है, क्योंकि ज़रूरी है, आपको अपनी एक्यूरेसी पे भी वर्क करना है, आपको अपनी स्पीड पे भी वर्क करना है। तो ये स्टार्टिंग से आप साथ में लेके चलते रहिएगा, आप लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार कर पाओगे। चलेगा, अब चलते हैं आज के हमारे क्वेश्चन के ऊपर। इसको डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिएगा, मैं सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट कर रहा हूँ। सिंप्लीफिकेशन के मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ, ताकि आप लोग एग्जैक्ट जो वहाँ पे लेवल पूछा गया था उससे अवेयर हो जाओ। देखिए, बहुत आसान आसान से सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन आपको सामने लिखा हुआ है और क्वेश्चन मार्क की आपको वैल्यू बतानी है। तो ये तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, 60 बन जाएगा, यानी इज इक्वल टू के आगे 60 यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है। अब ये देखिएगा, क्वेश्चन मार्क माइनस 0.5 लिखा हुआ है, डिवाइड में आपकी 0.2 है, 0.2, तो ये 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट हैंड साइड पे आके। तो पॉइंट लगा हुआ है, तो पॉइंट अगर मैं हटाता हूँ तो 0 भी हटा सकता हूँ, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी कि मेरे पास में कितना बचेगा, क्वेश्चन मार्क 0.5 इज इक्वल टू 12। अब ये इधर आके ऐड हो जाएगा 12.5, मेरा ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाएगा। मतलब आपको ना तो कोई डिजिट सम यूज़ करने की ज़रूरत है, ना किसी तरीके की ट्रिक यूज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि क्वेश्चन ही बहुत छोटा सा है। आप लोग विदाउट पेन और पेपर भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, 80% ऑफ इतना इज इक्वल टू 24। अच्छा, 80%, 80% का मतलब 0.80, क्योंकि मैंने 100 से इसको डायरेक्ट डिवाइड कर दिया। अब ये ऑफ लगा हुआ है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो राइट हैंड साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। सो अगर डिवाइड हो जाएगा तो ऊपर 24 रहेगा। सिंपल है इतना। अब आपको क्या करना है, देखिए इस जीरो को लगाने का कोई मतलब नहीं पॉइंट के बाद में, यहाँ पे ये लगाया और हमने क्या कर दिया, इसको 30 लिख दिया। सिंपल है, यहाँ तक आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे कितना बचा है, 1.5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे आप, कितना हो जाएगा, 6 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू कितना, 30। यही तो हुआ था, अभी मैंने आपको सॉल्व करके बताया ना, परसेंटेज था, तो मैंने यहाँ पे 0 लगा दिया। देन आपका क्या हो गया, 0.8 आपका यहाँ पे बच गया, तो 0.8 से मैंने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, 30 आ गया। देन ये 6 को आप बस माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 24 आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन बोल रहा है 60% ऑफ क्वेश्चन मार्क माइनस √324 इज इक्वल टू 222। अब देखिए 60% ऑफ क्वेश्चन मार्क यानी कि 0.6 लिख सकता हूँ मैं इसको डायरेक्ट, मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन मार्क, फिर नेगेटिव लगा के 324, रूट निकालना है 324 का, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। भैया 125 तक के स्क्वायर याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है, ए ग्रेड क्लासेस स्क्वायर ट्रिक आप लिख दीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक डाल देता हूँ, आप यहाँ से डायरेक्ट देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद में। तो ये 18 हो जाएगा आपका, देन उसके बाद में कितना बचेगा आपके पास में, इज इक्वल टू में 222 लिखा हुआ है, और 222 में 18 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ये 240 आपको देगा। ये 240 दे रहा है तो 0.6 से अब सिंपल इसको डिवाइड करना है, तो ये 0 लग जाएगा और 400 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो आप देख पा रहे हो सिंप्लीफिकेशन आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करने वाला है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी स्पीड के ऊपर वर्क करना है, प्लस आपकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। जल्दीबाजी में चीज़ें आपको गलत नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे आपको 10 में से 10 नंबर मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए 2 4 ज़ा 8 + 1 9/4 हो गया, इसको मैं 9/4 लिख सकता हूँ, +4 हो गया, तो ये 4 4 ज़ा 16, 16 + 9 कितना 25 हो गया, तो 25 डिवाइडेड बाय 4। ये मिक्स फ्रैक्शन लिखा हुआ था ना, इसको मैंने नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज किया, +4 कर दिया इसमें, और कुछ भी नहीं किया मैंने। मल्टीप्लाई बाय मैंने 8 कर दिया, तो ये 2 टाइम्स हो गया, ये टोटल 50 हो गया, देन 10 से डिवाइड हो जाएगा ये, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई में है, तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, आपको सिर्फ और सिर्फ स्पीड के ऊपर वर्क करना है। क्वेश्चन नंबर 5, 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 2 यानी कि 8 मल्टीप्लाई बाय 9, सिंपल। डिवाइड में लिखा हुआ है 90 डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 8, सिंपल। 64 का रूट कितना 8 होता है, ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 9 कितना होता है 72, या फिर आप डायरेक्ट करो ना, इस 8 से इस 8 को कैंसिल आउट कर दो। अब ये कंप्लीट इधर आ जाएगा और 9 इधर बचा हुआ है, यहाँ पे कितना है 1, तो कंप्लीट कितना बचेगा मेरे पास में 9 इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क। इसको आपने डिवाइड किया 10 टाइम्स, ये क्वेश्चन मार्क इधर आ जाएगा, तो 10 आपकी वैल्यू आ गई है। यानी कि क्वेश्चन जो है सिंप्लीफिकेशन की बहुत आसान से क्वेश्चंस आने वाले हैं, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे ये क्वेश्चन। आपको बस तैयारी करना है बहुत अच्छे तरीके से सिंप्लीफिकेशन का। मैं आपको एक 50 क्वेश्चन का वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा बहुत जल्दी, जिसमें हम लोग सभी टाइप के क्वेश्चंस कवर कर लेंगे, और वो आपकी आरआरबी लेवल के होंगे। सो वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, उस वीडियो को आप लोग मिस मत कीजिएगा, चैनल के ऊपर बने रहिएगा। अब देखिए 5 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं, अब लेवल आपको पता चल गया होगा, तो सभी क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 5 से 6 क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ना, तो लेवल से बहुत अच्छे तरीके से अवेयर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट जो है वो एक डीआई है, बहुत ही सिंपल सा डीआई है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं आपको कंप्लीट हिंदी में समझाने वाला हूँ। अरिथमेटिक के जो क्वेश्चन है वो आपको हिंदी में भी मिलेंगे, तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ये जो डाटा आपको दिया गया है, ये एक टेबल दी गई है, और इस टेबल में लिखा हुआ है इन द टेबल नंबर ऑफ फोन सर्विस्ड बाय 4 डिफरेंट सर्विस सेंटर्स ABCD इन 4 मंथ्स मई जून जुलाई एंड अगस्त इज गिवन। 4 यहाँ पे सर्विस सेंटर है ABCD, वो क्या करते हैं, मोबाइल रिपेयर करते हैं या मोबाइल की सर्विस करते हैं, सिंपल इतना सा समझ लीजिए आप। सो अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि सर्विस सेंटर बी यहाँ पे, और मैंने आपसे ये पूछा कि उसने जुलाई मंथ में कितने मोबाइल फ़ोन रिपेयर किए, तो आप कहाँ पे आ जाओगे, देखिए जुलाई यहाँ पे, तो आप क्या कहोगे 143 मोबाइल्स रिपेयर किए हैं, किसने, सर्विस सेंटर बी ने। अगर मैं पूछूं डी ने मई में कितने किए हैं, तो आप क्या कहोगे, डी ने मई में किए हैं 135 मोबाइल फ़ोन्स उन्होंने सर्विस करके दिए। ए का अगर मैं पूछूं जून का, तो कितना 116। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे डाटा दिया गया है, और इस डाटा से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिएगा क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इफ़ सेंटर सी चार्जेस ₹2000 एज सर्विसिंग फी ऑफ ईच फ़ोन, यानी कि जो सर्विस सेंटर सी है वो चार्ज करता है 2000 रुपये हर एक फ़ोन के, यानी कि उनके पास में एक फ़ोन जाएगा तो उसके वो टोटल कितने रुपए लेंगे, 2000 रुपये लेंगे उसको वो ठीक करने के या उसकी सर्विस करने के। देन लिखा हुआ है व्हाट वाज द अमाउंट कलेक्टेड बाय सी इन जुलाई इन लैक्स। तो जुलाई के महीने में सी ने कितना वहाँ पे कलेक्ट किया होगा अमाउंट। तो देखिए जुलाई यहाँ पे है, सी मेरा यहाँ पे, टोटल फ़ोन कितने 65 फ़ोन्स उन्होंने रिपेयर किए, एक फ़ोन के कितने 2000 रुपये, तो टोटल कितना आ जाएगा 130K आ जाएगा। इस तरीके से तो आप लिखोगे 130K का मतलब 1.3 लाख, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि लाख में आंसर चाहिए थे इनको। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो इस तरीके से, इसको आप 2000 लिख दीजिएगा डायरेक्ट, तो आपका ये कितने हो जाएगा डायरेक्ट लाख में आ जाएगा, यानी कि 1,30,000, तो 1.3 लिख सकते हो आप इसको। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द नंबर ऑफ फोन सर्विस्ड बाय सर्विस सेंटर डी इन जून एंड जुलाई,
जून और जुलाई में सर्विस सेंटर डी ने जो मोबाइल फ़ोन्स सर्विस किए, यानी कि कितने किए, 158 जून में किए और 153 इन्होंने किए किसमें, जुलाई में। 64 एंड 68 रेस्पेक्टिवली वर ऑफ ब्रांड एक्स, यानी कि 64 और 68 जो मोबाइल फ़ोन्स थे ना वो ब्रांड एक्स के थे रेस्पेक्टिवली, इन्होंने लिखा है। यानी कि अगर मैं बात करूँ जून महीने की तो 64 मोबाइल फ़ोन ऐसे थे जो कि एक्स ब्रांड के थे, और अगर मैं बात करूँ जुलाई महीने की तो 68 मोबाइल फ़ोन्स ऐसे थे जो कि एक्स ब्रांड के थे। सो आपको ये बताना है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फ़ोन्स सर्विस्ड बाय सर्विस सेंटर डी ऑफ ब्रांड अदर देन ब्रांड एक्स इन जून एंड जुलाई। तो टोटल जो मोबाइल फ़ोन्स है उनका और एक्स में यानी कि ब्रांड एक्स के जो मोबाइल फ़ोन्स थे उनका डिफरेंस आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए टोटल मोबाइल फ़ोन्स कितने हैं, 158 प्लस 153, इन दोनों का अगर मैं एडिशन करता हूँ तो कितना, 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका, 11 हो जाता है। कैरी 1 जाएगा, 5 प्लस 5 कितना, 10 प्लस 1 11 हो गया। फिर से कैरी 3, 111 आपका हो जाएगा, और इसमें से आपको माइनस कर देना है 64 और 68 का सम, क्योंकि टोटल जो मोबाइल फ़ोन्स है उनमें से आप एक्स ब्रांड को निकाल दीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन में भी तो ये बोला है कि जो डिफरेंस आपको बताना है कि टोटल ब्रांड्स और आपके एक्स ब्रांड के जो मोबाइल फ़ोन है उनके बीच में डिफरेंस कितने का है। तो 64 और 68 ये कितने का हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा, ये 12 आपको देगा कैरी 1, और ये आपका देगा 3, यानी कि 311 में से 132 आपको यहाँ पे माइनस कर देना है। सिंपल इतना सा आपको यहाँ पे काम करना है। सो आप देखिएगा, इसको देखिए एडिशन करने का एक और तरीका मैं आपको बता सकता हूँ। 150 और 150 को ऐड करो 300 हो जाएगा, 8 और 3 11, 311 आपका यहाँ पे हो जाएगा। सिंपल है। अब देखिए 132 से मुझे 311 पे जाना है, तो पहले मैं 200 पे चला जाता हूँ। मैं एक काम करता हूँ कि क्या करता हूँ, 200 पे मैं चला जाता हूँ, और 200 पे जाने के लिए मुझे 68 जाना पड़ेगा, तो मैं 200 पे पहुँच गया। 200 से 300 पे जाने के लिए मुझे 100, देन उसके बाद में 11, यानी कि 111। तो ये मेरा 111 हो गया, इसको ऐड करूँगा तो 179 मेरा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आई होप सो कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फोन्स सर्विस बाय सेंटर बी इन जून जुलाई एंड अगस्त टुगेदर। जून जुलाई और अगस्त तीनों में मिला के सर्विस सेंटर बी ने कितने मोबाइल फ़ोन्स रिपेयर किए। तो बी मेरा यहाँ पे है, जून जुलाई एंड अगस्त तीनों का आपको सम करके बताना है, तो आप इजीली सम कर सकते हो। 4 प्लस 3 कितना, 7, 7 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 15, यानी कि 5। यूनिट प्लेस पे अगर आपने देखा तो बहुत सारे हैं 5 पे, यानी कि इससे आंसर नहीं आ सकता, क्योंकि अगर सिर्फ एक ही होता 5 पे तो हम लोग उस पे ऊपर क्लिक कर देते। तो ये कितना हो जाएगा, और 1 आपका कैरी गया है यहाँ पे। तो नेक्स्ट ऐड करते, देखिए 3 प्लस 4 7 प्लस 2 9 प्लस 1 कितना, 10, यानी कि 0। अगर आप देख पा रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें 0 और 5 आ रहा है, वो है ऑप्शन नंबर डी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्रॉस चेक करना चाहते हो तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो। कैरी फिर से 1 गया है, तो 1 2 3 प्लस 1 4 आपका हो जाएगा, यानी कि 405। इन्होंने कितने मोबाइल फ़ोन्स रिपेयर किए, 405, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपने डीआई का लेवल देखा, बहुत ही आसान सा डीआई का लेवल है। यानी कि आपको अगर आरआरबी एग्जाम्स के लिए आप तैयार कर रहे हो तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका रॉन्ग नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हालांकि मैंने आपको सॉल्व करवाया हुआ है हमारे लाइव सेशन में, तो अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने वहाँ पे रखा था। आप लोग ट्राई कीजिएगा एक बार खुद से क्वेश्चन को, देन मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ इसका। देखिएगा, आपको क्या करना है, रॉन्ग नंबर पिक करना है। तो रॉन्ग नंबर अगर आप पिक कर रहे हो तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो ये 5 का 3 टाइम है कौन, 16। अगर आपको 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 16 आ जाएगा। 16 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 65 के आसपास पहुँच गया मैं। 65 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ऑलमोस्ट 328 के आसपास में पहुँच जा रहा हूँ। यानी कि सीरीज़ मुझे समझ में आ रही है कि मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 5 में कर रहा हूँ। देन इसके साथ में एडिशन सब्ट्रैक्शन ये चीज़ लगेगी या नहीं लगेगी, ये चीज़ भी मैं देख लेता हूँ। एंड एक और चीज़, आपकी सीरीज स्टार्ट हो रही है 1 से और एंड हो रही है 1000 से भी ज़्यादा, 1900 से भी ज़्यादा, यानी कि सीरीज जो है वो इंक्रीज़ हो रही है और बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ पे डेफिनेटली मल्टीप्लिकेशन लगने वाला है, ये चीज़ भी हम लोग ने देख ली। देन हमने डिफरेंस देखा तो वो भी मल्टीप्लिकेशन में आ रहा था, तो बस हम लोगों ने यहाँ पे पिक कर लिया पैटर्न को। और अगर मैं ये कहूँ कि 1 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 से और प्लस कर रहा हूँ 1, तो 2 आ जाएगा। 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से प्लस कर रहा हूँ 1, देन मेरा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। देन 5 को मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 अगर मैं करता हूँ तो 16 आ जाएगा। अच्छा, तो पैटर्न मुझे समझ में आ गया, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1, 2 प्लस 1, 3 प्लस 1, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 4 प्लस 1। तो अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 64 प्लस 1 65 मेरे पास में आ गया। नेक्स्ट जो नंबर होगा मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1 होगा, मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1 होगा।
अगर मैं 65 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखिए 5 इंटू 5 कितना 25 देगा, और +1 में अगर करता हूँ तो ये लास्ट में मेरे पास में इकाई अंक 6 मिलेगा मुझे, यूनिट डिजिट कितना मिलेगा मुझे, वंस प्लेस पे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो अब 6 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो 8 लिखा हुआ है 328, तो ये मेरा गलत हो जाएगा। वैसे आप इसको कंप्लीट भी करके देख सकते हो, 65 से मल्टीप्लाई 5 को करो आप, कितना हो जाएगा 325, +1 आप करोगे तो 326 आना चाहिए था, यानी कि 328 यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करो एक बार इसको खुद से। 3, 5, 8, 17, 33, 58 एंड 94, बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, तो आप लोग एक बार ट्राई करो, देन हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, हमने सीरीज़ को देखा 3 से स्टार्ट हो रही है और 95 पे एंड हो रही है, यानी कि सीरीज़ बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ नहीं हो रही है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लगना थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल डिफरेंस चेक करेंगे। देखिए 3 और 5 में कितने का डिफरेंस है, 2 का। देन 5 एंड 8 में कितने का डिफरेंस है, 3 का। देन 8 एंड 17 में डिफरेंस है 9 का। देन 17 एंड 33 में कितने का डिफरेंस है, 16 का। और 33 और 58 में कितना डिफरेंस है, देखिए 20 आपने ऐड किया +5 किया, यानी कि 25 का। अच्छा, ये तीन चीज़ें मैंने देखी तो मुझे समझ में आया कि ये जो 3 का स्क्वायर होता है, ये 4 का स्क्वायर होता है, ये 5 का स्क्वायर होता है। नेक्स्ट नंबर चेक करते हैं, 58 और 94 में डिफरेंस कितने का है, देखिए 58 में आप 2 ऐड करो 60 बन गया, 60 और 94 का डिफरेंस 34 होता है, तो +2 कर दो 36। अच्छा, नेक्स्ट नंबर भी मुझे 6 का स्क्वायर मिल गया, यानी कि सीरीज मुझे समझ में आ गई है। डिफरेंस क्या है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, यानी कि 3 के स्क्वायर से पहले वाला जो डिफरेंस होगा ना, वो आपका 2 का स्क्वायर होना चाहिए। अब ध्यान से समझिएगा कि गलत नंबर कौन सा होगा यहाँ पे। 8 और 17 का डिफरेंस मेरे पास में 9 का स्क्वायर आया, जो कि बिल्कुल सही है, सॉरी 9 आया है जो कि 3 का स्क्वायर है ना। 9 मेरे पास में यहाँ पे वैल्यू आई थी जो 3 का स्क्वायर होती है, वो एकदम सही चीज़ थी। इसका मतलब 8 तो यहाँ पे सही है। अब 8 और 5 में मुझे चेक करना है, इनमें 2 के स्क्वायर का डिफरेंस होना चाहिए, यानी कि 4 का डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे 5 नहीं आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यानी कि 5 मेरा गलत हो जाएगा। देन उससे पहले वाला जो नंबर है, यहाँ पे अगर मैं 4 लिख देता हूँ, तो 3 और 4 में मुझे 1 के स्क्वायर का गैप चाहिए, तो 1 के स्क्वायर का गैप मतलब 1 चाहिए, तो मुझे 1 मिल गया, यानी कि 5 जो है वो गलत है, उसकी जगह पे 4 आना चाहिए था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करो एक बार खुद से इस क्वेश्चन को, देन हम लोग सॉल्व करते हैं। सीरीज हमने देखी 2 से स्टार्ट हो रही है, 4 4 3 पे जा रही है, मे बी मल्टीप्लिकेशन लग सकता है क्योंकि ये सीरीज ठीक ठाक तरीके से इंक्रीज हो रही है। तो पहले मल्टीप्लिकेशन अगर हम लोग चेक करते हैं तो देखिए मल्टीप्लाई बाय 2 कंप्लीट जा रहा है, और ये 2 मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ तो मुझे ऐड करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो चलिएगा एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया 2 को, तो 4 आ गया मेरे पास में इस तरीके से। और अगर मैंने देखिए 4 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, तो मुझे +3 करना पड़ेगा, तब जाके 11 आएगा। और अगर मैं 4 को मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से, तो मुझे -1 करना पड़ेगा, तब जाके 11 आएगा। देन 11 को अगर मुझे 38 बनाना है, तो या तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करके 5 ऐड करूँ तो मेरा 38 बन जाएगा, या फिर मैं 11 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 44 -6 बन जाएगा। लेकिन ये किसी भी तरीके का पैटर्न नहीं मिला मुझे, कभी 3 से मल्टीप्लाई -1, 3 से मल्टीप्लाई +5 हो रहा है, कभी 4 से मल्टीप्लाई -6 हो रहा है, ये कोई पैटर्न नहीं है ना। तो मल्टीप्लाई यूज़ नहीं करेंगे हम लोग, नॉर्मल डिफरेंस चेक करते हैं। 2 और 4 में डिफरेंस कितने का है, 2 का। 4 और 11 में डिफरेंस कितने का है, 7 का। 11 और 38 में डिफरेंस कितने का है, 27 का। ध्यान रखिएगा कभी भी स्क्वायर या क्यूब नज़र आ जाए, स्क्वायर किसी भी वैल्यू का स्क्वायर नज़र आ रहा है या किसी भी वैल्यू का क्यूब नज़र आ रहा है ना, तो पहला डाउट आपको क्यूब और स्क्वायर पे लेके जाना है आपका। नेक्स्ट नंबर चेक करते हैं, देखिए 38 और 102 का डिफरेंस। 38 को आप 40 बना लो, +2 कर लो। देन 40 से 102 ये कितना हो जाएगा, 62 और +2 64। हमारा डाउट एकदम सही चल रहा है, एकदम सही चल रहा है हमारा डाउट। ये 3 का क्यूब होता है और ये 4 का क्यूब होता है। क्या नेक्स्ट नंबर 5 का क्यूब है? अगर ये 5 का क्यूब है तो हमारा डाउट, हमारा पैटर्न हमारे सामने आ चुका है। 102 से 227, तो 227 में से 2 माइनस करो कितना, 225, 100 माइनस करो 125, और ये भी वन हमें 5 का क्यूब मिल गया। यानी कि पैटर्न समझ में आ गया है हमें। डिफरेंस है 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब। नेक्स्ट नंबर को अगर चेक कर रहे हैं हम लोग, तो वो 6 का क्यूब ही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 नंबर ऐसे हैं जो किसी का क्यूब नहीं है, इसका मतलब गड़बड़ इनमें ही है, आगे वाले में गड़बड़ नहीं मिलेगी। सो अगर इनमें गड़बड़ हटानी है मुझे, तो ये 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 3 का क्यूब है, तो यहाँ पे 2 का क्यूब यानी कि 8 होना चाहिए था डिफरेंस। तो यहाँ पे देखिए 11 से मैं 38 पे आया था, तो 27 मुझे मिला था, इसका मतलब 11 तो सही है।
4 से मुझे 11 पे जाना है ना, तो मुझे 8 का डिफरेंस चाहिए, यानी कि यहाँ पे मुझे 4 को हटा के 3 लिखना चाहिए। अगर यहाँ पे 3 होगा तो इससे पहला वाला नंबर का डिफरेंस कितना, 1 का क्यूब, और 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो 2 से 3 में पहुँच जाऊँगा, यानी कि 4 मेरा गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत ही आराम आराम से मैं आपको चीज़ों को समझा रहा हूँ। जल्दी ही आपकी जो क्लासेस है ना, फ्री क्लासेस, वो भी आपको अवेलेबल हो जाएंगी यूट्यूब पे। बट आप अगर बैच को ज्वाइन करते हो तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल पाएगा। बिल्कुल बेसिक से हम लोग वहाँ पे चीज़ें कवर कर रहे हैं। यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा बेसिक से चीज़ें कवर नहीं करवा पाता हूँ मैं, क्योंकि एक टॉपिक के लिए कम से कम 4 से 5 वीडियोस देनी होती है। तो जो बंदे बहुत ज़्यादा तरीके से, अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं और मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं ज़्यादा एफर्ट डाल पाता हूँ उनके लिए, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो मेरे पास में जुड़े हैं वो एक्चुअल में तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको मैं कंटेंट बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड करवा पाता हूँ। प्रैक्टिस के जो पीडीएफ्स हैं वो भी मैं वहीं पे प्रोवाइड करवा पाता हूँ। तो आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, मेरे ख्याल से 3 क्वेश्चन काफ़ी हैं आपको लेवल को समझने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत आसान आसान से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन आए थे। देखिएगा आप ट्राई कीजिएगा एक बार खुद से इस क्वेश्चन को। मैं तो इस क्वेश्चन को देखते ही यहाँ पे ऑप्शन नंबर 5 लगाने वाला हूँ कि ऑप्शन नंबर ई है इसका। मैं क्वेश्चन को रीड ही नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। अगर लास्ट में नेगेटिव और नेगेटिव है दोनों में, तो आपका आंसर जो है वो आपका हमेशा कैन नॉट बी एस्टैब्लिश होगा। हमेशा क्या होगा, कैन नॉट बी एस्टैब्लिश। तो ध्यान रखिएगा, अगर लास्ट में दोनों जगह पे नेगेटिव है तो आप आंख बंद करके नन ऑफ दीज, या सॉरी यहाँ पे जो है ना, नो रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश, ये वाला आप लोग ऑप्शन पिक करके आ जाइएगा, आपका आंसर एकदम सही है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, देखिएगा नेगेटिव और नेगेटिव, तो नेगेटिव और नेगेटिव के जो फैक्टर्स होंगे फाइनल, वो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलेंगे, और पॉजिटिव और नेगेटिव के नेगेटिव और पॉजिटिव मिलेंगे। सो अब हमें फैक्टर्स फाइंड करने की भी जरूरत नहीं है, हम लोग साइन कंपैरिजन से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए अगर मैं ये पॉजिटिव वाली वैल्यू को उठाऊंगा एक्स में अगर मैंने इस पॉजिटिव वाली वैल्यू को उठाया, तो वाई की ये जो नेगेटिव वाली वैल्यू है इससे तो ग्रेटर देन हो जाएगा, यानी कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई इस वाली कंडीशन पे। लेकिन अगर मैं इस वाली कंडीशन को कंपेयर करता हूँ, तो यहाँ पे तो वाई इज ग्रेटर देन एक्स हो गया ना। तो एक बार तो एक्स इज ग्रेटर देन है, एक बार वाई इज ग्रेटर देन है, तो आप रिलेशन एस्टैब्लिश ही नहीं कर पाओगे। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाता है यहाँ पे, नो रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश। तो कभी भी दोनों यहाँ पे लास्ट में नेगेटिव दिखे तो आप क्लिक कर दो, नो रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव लगे हुए हैं, इसका मतलब ये तो नहीं हो पाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन कंपैरिजन से करेंगे। साइन कंपैरिजन माइनस और प्लस, तो यहाँ पे प्लस और प्लस देगा हमें, माइनस और प्लस तो यहाँ पर भी प्लस और प्लस देगा, यानी कि साइन कंपैरिजन से भी हम लोग नहीं कर पाएंगे। अब हम लोग इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई किया 20, प्लस माइनस करने पे 9 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 20 आना चाहिए। आपके दो फैक्टर्स होंगे 5 और 4। बड़ी वैल्यू को हमेशा पहले लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई किया 54, फैक्टर्स करने 9 और 6 आपको मिल जाएंगे, प्लस करने पर 15 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पर 54 भी आ रहा है। अब अगर आप कंपैरिजन करोगे तो देखिए ये 5 और 4 है, ये 9 और 6 है, दोनों ही वैल्यू पे, दोनों ही टाइम्स पे y इज ग्रेटर देन x है। दिख रहा है आपको इजीली। 9 से कंपेयर करोगे तो भी y ग्रेटर देन है, और 6 से कंपेयर करोगे तो भी y इज ग्रेटर देन है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसको भी साइन कंपैरिजन से पहले करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दोनों में क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव लिखा हुआ है। तो पहले वाले के लिए पॉजिटिव और पॉजिटिव आएगा, क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव है। सेकंड वाले के लिए भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव और पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि दोनों में नेगेटिव और पॉजिटिव लिखा हुआ है। अब कंपेयर नहीं कर पा रहे तो फैक्टर्स करते हैं। फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई किया 72, प्लस माइनस करने पर 17 आना चाहिए, इसका मतलब 9 और 8, 9 8 से 72, प्लस माइनस करोगे तो 17 आ जाता है। जो सेकंड वाला है y के लिए 10 और 7 आपको मिलेगा। बड़ी वाली वैल्यू को हमेशा पहले लिखना है, छोटी वाली वैल्यू को हमेशा बाद में लिखना है। अब अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो रिलेशन क्रिएट नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आप इनको कंपेयर करोगे तो आपके लिए y इज ग्रेटर देन x हो जाएगा, ये वाली कंडीशन बन रही है। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो x इज ग्रेटर देन y बन रहा है, यानी कि एक बार x इज ग्रेटर देन y है, एक बार y इज ग्रेटर देन x है। तो रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश, यानी कि ऑप्शन नंबर ई। क्लियर। यानी कि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी नहीं थे। आपको बस अपनी स्पीड को अच्छा करते हुए चलना है, अपनी एक्यूरेसी को अच्छा रखते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ से देखिएगा हमारे अरिथमेटिक के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। 5 से 6 क्वेश्चन मैं आपको अरिथमेटिक की करवा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि अरिथमेटिक भी बिल्कुल परेशान नहीं करने वाला है आपको। क्वेश्चन देखिएगा, द रेशियो ऑफ द सैलरी ऑफ मेल एंड अ फीमेल इज 6:5। सैलरी ऑफ द मेल इंक्रीज बाय 20% एंड द सैलरी ऑफ फीमेल इंक्रीज बाय 4%।
मेल और फीमेल की सैलरी आपको दिया हुआ है, रेशो दिया हुआ है 6:5 और ये बताया गया है कि उनकी सैलरी को इंक्रीज़ कर दिया जाता है, मेल की सैलरी को 20% और फीमेल की सैलरी को 4%। इफ़ द सैलरी ऑफ मेल बिकम्स ₹216, अगर मेल की सैलरी ₹216 हो जाती है इंक्रीज़ करने के बाद में, देन सैलरी ऑफ द फीमेल विल बिकम, तो फीमेल की जो सैलरी है वो कितना हो जाएगी, ये चीज़ आपसे यहाँ पे पूछी गई है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है जी, आपको इसके बेसिक्स पता होंगे तो आप लोग चुटकियों में सवाल को बना लोगे। अब देखिएगा, मेल और फीमेल का रेशियो कितना दिया हुआ है, 6:5 दिया हुआ है, ठीक है जी। अब जो मेल है, मेल यानी कि 6 यूनिट वाला, इसका जब 20% इंक्रीज़ किया तो वो 216 हो जाती है। 20% इंक्रीज़ किया यानी कि 120% बना दिया। भाई 20% निकाल के 20 ऐड, वो वैल्यू ऐड करो या डायरेक्ट 120% निकाल दो, बात तो एक ही है। तो जब 120% उसका डायरेक्ट निकाल दिया तो वो वैल्यू कितना हो गई, 216 हो जाती है। कोई वैल्यू थी उसका 120% हमने कर दिया तो वो वैल्यू 216 हो जाती है, तो 120 इज इक्वल टू 216 हो जाएगा। अब यहाँ से आप 100% की वैल्यू निकाल सकते हो, इजीली निकाल सकते हो ना। चलिए मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। 120% की 216 दी हुई है, तो 1% की कितनी हो जाएगी, 216 डिवाइडेड बाय 120, ये आपकी 1% की हो जाएगी। और 100% की चाहिए तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपकी 100% की हो जाएगी। तो अगर मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, देखिएगा, तो 100% की एक्चुअल हमारे पास में यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। तो कितनी थी 100% की वैल्यू के लिए हमने क्या किया था, 216 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 100। सिंपल है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 12 से डिवाइड करेंगे, 12 1 ज़ा 12, 12 8 ज़ा 96 और ये 0 लग जाएगा 180। यानी कि जो मेल की सैलरी है, मेल की सैलरी है वो 100% सैलरी कितनी है, 180 है। उसको जब 20% से इंक्रीज़ कर दिया गया तब वो 216 बन गई थी। यानी कि आपके पास में 100% की वैल्यू आ गई कि मेल की जो सैलरी है वो 180 है। लेकिन रेशियो में अगर आप देखोगे तो 6 यूनिट आपको दिया हुआ है। मेल की सैलरी टोटल कितनी है, 6 यूनिट, एक्चुअल कितनी है 180, यानी कि ये 6 यूनिट की वैल्यू 180 के इक्वल है। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 30 हो जाएगी। और अगर 1 यूनिट की वैल्यू 30 है तो फीमेल की टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी, 150 रुपीज़। यहाँ तक आई होप सो कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। मैं सभी चीज़ें एक बार अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आपको डाउट क्रिएट ना हो। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने अच्छे से सभी चीज़ें लिख दी है। मेल की जो 100% की वैल्यू है वो 180 आ चुकी है। 6 यूनिट की वैल्यू 180 के इक्वल है तो 1 यूनिट की वैल्यू 30 के इक्वल होगी। तो फीमेल की टोटल सैलरी कितना, 150। अब फीमेल का कितना इंक्रीमेंट हुआ है, 4% का। तो 4%, तो 150 का आप 4% निकालो। अब देखिए 150 का डायरेक्ट 104% निकालना थोड़ा सा टफ है क्योंकि ये वैल्यू डायरेक्ट कैंसिल आउट नहीं हो रही है। तो आप कोई बात नहीं, छोटी वैल्यू आप डायरेक्ट 4% निकालो, कितना आ जाएगा, 6। 6 को आप इसमें ऐड कर दो, कितना, 156। तो फीमेल की सैलरी कितनी बन जाएगी इंक्रीमेंट के बाद में, 156 रुपीज़, और ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल है ना, बहुत आसान सा सवाल है। इस टाइप के सवाल ना आपको अरिथमेटिक में मिलेंगे और बहुत ही छोटे तरीके से आप इनको सॉल्व कर पाओगे। अब देखिए एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, हमारा जो बैच चलेगा ना उसमें मैं हर एक टॉपिक के 3 से 4 क्लासेस देने वाला हूँ अरिथमेटिक के, जिसमें बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और अच्छे खासे लेवल तक के करेंगे, ट्रिक के साथ में करेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर्स बता रहा हूँ, मैं आपको एकदम डिटेल में भी बताऊंगा और देन उसके बाद में उसका ट्रिक भी बताने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब ये क्वेश्चन इन्होंने कोशिश की कि स्टूडेंट्स को डराते हैं थोड़ा सा, बट इसमें दम नहीं है बिल्कुल भी। सम ऑफ प्राइस ऑफ एक्स पेन एंड एक्स माइनस टू पेंसिल इज 328। कुछ पेन है, कितने हैं मुझे नहीं पता, टोटल एक्स पेन है वहाँ पे और एक्स माइनस टू टोटल पेंसिल है वहाँ पे। इन दोनों का जो प्राइस है उनका एडिशन आपको दिया हुआ है 328 रुपीज़, ठीक है जी। अब क्या लिखा गया है, इफ़ द प्राइस ऑफ पेन इज़ 20 रुपीज़। ये जो पेन है, ये जो पेन है, पेन को मैंने क्या माना है, एक्स, या मैंने हमारे माना है। अब एक्स जो पेन थे, एक पेन की कीमत 20 रुपये है तो एक्स पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर दो उसको 20 से। सिंपल है, ये चीज़ तो आप समझ गए होंगे। एंड द प्राइस ऑफ अ पेंसिल इज़ 4। टोटल पेंसिल कितनी है, एक्स माइनस टू, प्राइस कितना है एक पेंसिल का, 4 रुपये, मल्टीप्लाई कर दो 4 से, टोटल आपके पास में इन दोनों की प्राइस आ जाएगी। इन दोनों का सम आपको दिया हुआ है 328 रुपीज़, ये आपको क्वेश्चन में दे दिया है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो। तो आपसे ये पूछा गया है, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ एक्स माइनस 3 पेन एंड एक्स पेंसिल्स। एक्स माइनस 3 पेन और एक्स पेंसिल की कीमत टोटल कितनी होगी। तो अच्छे से मैं लिख के दिखा देता हूँ ताकि आप लोग इजीली समझ जाओ इस क्वेश्चन को। एक बार ट्राई ज़रूर करना है आपको वीडियो को पॉज करके। तो यहाँ पे देखिएगा, टोटल पेन कितने हैं, एक्स, एक पेन की प्राइस कितनी है 20 रुपीज़, तो टोटल की कितनी हो जाएगी, एक्स इंटू 20। टोटल पेंसिल कितनी है, एक्स माइनस टू, प्राइस कितना है 4 रुपये, तो टोटल प्राइस कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 4।
इनका सम दिया हुआ है कितना 328 रुपीज़, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ था। यहाँ से बस x की वैल्यू आपको निकालनी है, ये 20x हो जाएगा, इसको 4 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4x हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 328 एज इट इज़ यहाँ पे बचा हुआ है, तो ये कितना 24x हो जाएगा और 8 इधर आके ऐड हो जाएगा, तो अगर 8 ऐड हो जाएगा तो 336 बन जाएगा। ये 24 इधर बना हुआ है, x की वैल्यू आ गई है 14, यानी कि टोटल पेन वहाँ पे कितने थे 14 थे, टोटल पेंसिल वहाँ पे कितनी थी 12 थी। अब आपसे ये पूछा गया है कि प्राइस बताओ x-3 पेन की, तो x की वैल्यू कितना है 14, तो x-3 कितना हो जाएगा 11। एक पेन की प्राइस 20 रुपये है तो 11 पेन की प्राइस कितनी हो जाएगी 220 रुपये, सिंपल है। और एक्स पेंसिल मतलब एक्स की वैल्यू कितना है 14, तो 14 पेंसिल की वैल्यू बतानी है, एक का मतलब 4 रुपये, एक पेंसिल की कीमत 4 रुपये है, तो 14 की कितनी 56 हो जाएगी। अलग अलग पूछेगा तो अलग अलग भी हम बता देंगे, टोटल अगर पूछ रहा है तो 276 हम बता देंगे दोनों का मिला के, इसने दोनों का मिला के पूछा है तो 276 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंपल है। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन की थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है, देन आप इजीली क्वेश्चन को बना लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाइएगा, द मार्क प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज ₹250 मोर देन द कॉस्ट प्राइस, if 15% discount offered on the mark price and the profit percent on the product is 27.5, then find the cost price of the product। अब यहाँ पे अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है ना तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको हिला सकता है, थोड़ा सा परेशान आपको कर सकता है, बट बेसिक्स हमारे क्लियर है, हम लोग इजीली इस क्वेश्चन को बना देंगे। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला था वैसे वैसे हमने इक्वेशन बना दी थी ना, वैसे ही इसमें काम हम लोग करने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा, पहले इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, देन उसके बाद में इसका जो सॉल्यूशन है उसको भी आप लोग मैच कीजिएगा। बोला गया है कि कोई प्रोडक्ट है, उसका मार्क प्राइस जो है वो 250 ज़्यादा है उसकी कॉस्ट प्राइस से। तो अगर मैं कॉस्ट प्राइस को यानी कि उनका जो चिन्हित उनका जो उत्पादन मूल्य है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है उत्पादन जिस पे कोई शॉपकीपर किसी चीज़ को परचेज़ करता है, देन वो फिर सेलर जो भी आपको जो मान लीजिए कि एक, चलिए पहले मैं आपको कॉस्ट प्राइस समझाता हूँ क्या होता है। मान लीजिए कि ये एक शॉपकीपर है, इसकी ये शॉप है, ये क्या गया अपना प्रोडक्ट परचेज़ करने गया है एक फैक्ट्री से, ये बड़ी फैक्ट्री है, यहाँ से इसने इस प्रोडक्ट को परचेज़ किया, देन उसके बाद में शॉप पे आया और हम गए इस शॉप पे ख़रीदने के लिए और हमको इसने वो चीज़ सेल की। तो जिस प्राइस पे इसने उस फैक्ट्री से ख़रीदा है वो इस शॉपकीपर के लिए कॉस्ट प्राइस होती है, और जिस प्राइस पे इसने हमको बेचा है तो वो इसके लिए क्या हो गई है सेलिंग प्राइस हो गई है, वो दुकानदार के लिए है ये दोनों चीज़ें। फैक्ट्री से खरीद रहा है तो उसके लिए कॉस्ट प्राइस है, हमारे को सेल कर रहा है तो वो शॉपकीपर के लिए क्या है सेलिंग प्राइस है, सिंपल है। तो कॉस्ट प्राइस इसने ये बोला है कि कॉस्ट प्राइस से 250 ज़्यादा है क्या उसका आपका मार्क प्राइस, यानी कि अगर मैंने कॉस्ट प्राइस को x रुपीज़ मान लिया तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा x+250, इतना ही तो हो जाएगा। यानी कि उसने उस प्रोडक्ट के ऊपर कितना प्राइस लिखा हुआ है, मार्क प्राइस कितना किया हुआ है x+250 रुपीज़। अब उसके बाद में बोला है कि अगर वो 15% का डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पे, यानी कि उसने उस प्रोडक्ट के ऊपर इतना प्राइस लिखा हुआ है और वो ये कहता है कि चलो आपको मैं 15% का डिस्काउंट दे देता हूँ, 15% का मैं आपको क्या कर देता हूँ डिस्काउंट दे देता हूँ, और डिस्काउंट देने के बाद में भी वो जो प्रोडक्ट है ना वो 27.5% का उसको प्रॉफिट दे रहा है कॉस्ट प्राइस पे, यानी कि ये जो कॉस्ट प्राइस है ना इसके ऊपर उसको प्रॉफिट मिल रहा है कितना 27.5% का। ध्यान रखिएगा प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, दुकानदार को प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होगा। अब इसने ये बोला है कि ये जो मार्क प्राइस है ना इसके ऊपर 15% का मैं डिस्काउंट दे देता हूँ आपको, देन उसके बाद में भी डिस्काउंट देने के बाद में भी उसको 27.5% का प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको ये बताना है कि कॉस्ट प्राइस कितना था उस प्रोडक्ट का। आसान सा क्वेश्चन है, देखिएगा अभी तक जितनी भी चीज़ें मैंने आपको इस क्वेश्चन में समझाई हैं आई होप आप लोगों को वो क्लियरली समझ में आ गई होंगी। अगर मैं मार्क प्राइस का अगर मैं मार्क प्राइस का 15% कम कर दूं, क्योंकि 15% का उसने डिस्काउंट दिया है, 15% कम कर दूं या मैं इसका डायरेक्ट 85% निकाल दूं, एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे मेरे पास में ये क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ये सेलिंग प्राइस ही तो आएगा कि भैया इतना मेरा प्राइस मैंने मार्क किया हुआ है, 15% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, यानी कि इस वैल्यू का आप 85% मुझे दे दो तो ये आपके लिए सेलिंग प्राइस हो गया। लेकिन वहीं पे अगर आप देख पाओगे कि आपका जो कॉस्ट प्राइस था ना उस पे आपको 27 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस का 127% निकाल दो आप 127.5, ये आपका क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस। यही तो है आपका सेलिंग प्राइस भाई, एक्स आपका क्या था कॉस्ट प्राइस, 27.5 का आपको प्रॉफिट हुआ है, यानी कि आपने उस वैल्यू को 127.5 में बेच दिया है, तो ये आपका क्या हो गया सेलिंग प्राइस। ये भी आपका सेलिंग प्राइस है, ये भी आपका सेलिंग प्राइस है, यानी कि ये दोनों वैल्यू जो है वो इक्वल हैं,
दोनों वैल्यू क्या है, बराबर होने वाली है। तो मैं इन दोनों वैल्यू को बराबर लिख देता हूँ और क्वेश्चन देखिए कितना स्मूथली मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने अच्छे से लिख दिया ताकि आप लोग इजीली इस क्वेश्चन को समझ जाओ। 85% यानी कि डिवाइडेड बाय 100 करूँगा, देन इसको भी डिवाइडेड बाय 100 करूँगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए मैंने लिखा ही नहीं। या आप डायरेक्ट परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट कर सकते हो। ये मेरा मार्क प्राइस था, इसका 15% मैंने डिस्काउंट दिया यानी कि 85% मैंने निकाला। ये मेरा कॉस्ट प्राइस था, इसके ऊपर मुझे 27.5 का प्रॉफिट हो रहा है तो इसका 127.5% मैंने यहाँ पे निकाल दिया। अब मल्टीप्लाई करो, 85x बन जाएगा। मल्टीप्लाई करो, करने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जितना वैल्यू को नॉर्मल रख सकते हो उतना नॉर्मल रखो, क्योंकि एग्जामिनर आपको वैल्यू इस तरीके की देता है जो ईजिली यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाती है। तो आप लोग इसको मल्टीप्लाई मत कीजिएगा। तो 127.5x बचा। 85 इधर आके नेगेटिव का हो जाएगा यानी कि माइनस हो जाएगा। तो देखिए 85 था यहाँ पे, ये 127.5 था, तो 27.5 तो आपका बच जाएगा अगर हम लोग 100 से इसको कंपेयर करें तो 27.5 यहाँ पे बच गया। और ये 100 से कितना कम है, 15 कम है, तो 15 ऐड कर दो इसमें, 42.5 बच जाएगा आपके पास में। देन बस इस 42.5 को आप इसमें डिवाइड कर दो, आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिएगा अगर आप डिवाइड करते हो तो आप किस तरीके से करोगे, इसको आप लोग क्या करो, डिवाइड कर दो डायरेक्ट 25 से। अगर आप इसको डिवाइड कर दो, चलिए पहले इसका पॉइंट हटा के इस 2500 के पास में लगा लीजिए और 250 के पास में लगा लीजिए, 2500 आपका बन जाएगा। अब ये देखिए 1 0 एंड 0, ये आपका 25 से डायरेक्ट डिवाइड हो गया। अब इस 425 को अगर मैं 25 से डिवाइड करता हूँ तो 120 में कितना, 25 बचा कितना 17, तो ये 16 हो जाएगा। हो गया, ये भी डिवाइड कर दो। 16 से आप डिवाइड कर सकते हो, 5 टाइम 100 इंटू 5 कितना हो जाएगा 500, यानी कि एक्स की वैल्यू कितना आ गई है 500 रुपीज़। कॉस्ट प्राइस आपका कितना था 500 रुपीज़ का। क्लियर है, बहुत अच्छे से मैंने आपको क्वेश्चन को समझा दिया है। आई होप सो कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको बेसिक से समझने की ज़रूरत है, देन उसके बाद में क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको देखिएगा कितने कम समय में हम लोग सॉल्व कर जाएंगे। लिखा हुआ है ए इज़ 6 ईयर यंगर देन बी। ए जो है वो बी से 6 साल छोटा है। द रेशियो ऑफ बीज प्रेजेंट एज एंड सीज प्रेजेंट एज इज 12:5। बी की प्रेजेंट एज और सी की प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है 12:5। ए जो है वो बी से 6 साल छोटा है, ठीक है। देन लिखा गया है कि ए की वर्तमान आयु सी की वर्तमान आयु से दोगुनी है। एज प्रेजेंट एज इज ट्वाइस ऑफ सीज प्रेजेंट एज। व्हाट इज बीज प्रेजेंट एज इन ईयर्स? तो बी की प्रेजेंट एज क्या होने वाली है? अच्छा, सी की एज प्रेजेंट कितनी है 5 यूनिट, और ए की जो एज है ना वो सी की एज से कितना ज़्यादा है, डबल ही है, वो डायरेक्ट ट्वाइस कर देना है आपको। यानी कि अगर सी की 5 यूनिट है ना तो ए की कितनी हो जाएगी 10 यूनिट हो जाएगी। सिंपल रेशियो से ही करेंगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व, और कुछ भी नहीं करने वाले हम इसमें। तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अगर सी की 5 यूनिट है तो ए की मैं डायरेक्ट 10 यूनिट लिख सकता हूँ, क्योंकि ए की जो एज है वो सी की एज से डबल है। लिख दिया मैंने। देन एक कंडीशन आपको और दी गई थी कि ए जो है वो बी से 6 साल छोटा है। बी की प्रेजेंट एज का कितना है यूनिट 12, ए का कितना है 10, कितना छोटा है 2 यूनिट। कितना छोटा है 2 यूनिट। कौन छोटा है? ए छोटा है। बी से ए छोटा है 2 यूनिट आपके यूनिट्स में, और एक्चुअल में 6 साल छोटा है, यानी कि ये दोनों इक्वल हो गए। 2 यूनिट की वैल्यू दी हुई है 6 ईयर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना 3 ईयर्स। 1 यूनिट की वैल्यू 3 ईयर्स आ गई है। आई होप सो कि यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो बी की प्रेजेंट एज आपसे पूछिए ना, बी की प्रेजेंट एज कितना यूनिट है 12 यूनिट, 12 इंटू 3 करो 36 साल। सिंपल 36 ईयर के आ जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेशियो से ही हमने इस क्वेश्चन को बना लिया, कुछ भी नई चीज़ इसमें करने की ज़रूरत नहीं थी। सी की एज का डबल है ए, तो सी अगर मेरा 5 यूनिट है तो ए मेरा 10 यूनिट हो जाएगा। बी और ए का डिफरेंस 6 साल का दिया हुआ है, यूनिट में डिफरेंस 2 साल का है, तो एक की वैल्यू 3 साल आ गई। और 12 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी क्योंकि बी की प्रेजेंटेज, तो 12 इंटू 3 36 साल, ये आपका आंसर हो गया। सिंपल है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। आपका यहाँ पर फिल करना है यहाँ पे किसी टैंक को, पाइप एंड जसन से आप मान सकते हो। एक इनलेट है, पाइप ए है जो कि इस काम को 36 घंटे में करता है, और पाइप बी जो है वो इसको 60 घंटे में करता है, यानी कि एक टैंक को फिल करते हैं। तो आपसे ये पूछा गया कि टैंक के 1/6वें भाग को कितने समय में भरेंगे। तो या तो आप एक काम करो, टोटल टाइम निकाल लो टैंक को भरने का और उसको 6 से डिवाइड कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना टाइम लगेगा 1/6 को भरने में। या फिर आप क्या करो, इन दोनों का एलसीएम ले लो एक बार, कितना आ जाएगा 180, और 36 से आप करोगे तो 5, 60 से आप करोगे तो 3। आपका टोटल स्टोरेज कितना है 180, टोटल काम कितना है 180 यूनिट्स आपको काम करना है।
लेकिन इसने पूछा कितना है, 1/6 यूनिट का ही पूछा है कि आप ये बता दो कि 1/6 कितनी देर में भर दोगे। तो इसका 1/6 निकाल दो, आपके पास में कितना बचा 30, यानी कि आपको 30 यूनिट्स ही फिल करने हैं। अब दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं, 5 + 3 8 यूनिट, 8 यूनिट दोनों मिलके कर रहे हैं। 30 को करने में कितना टाइम लगेगा, 30/8। सिंपल आंसर आपका आ गया। एक तो ये तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका यही है। बाकी दूसरा जो तरीका था उससे भी आप कर सकते हो, टोटल टाइम निकाल लो 5/3 को यहाँ पे डिवाइड करके, देन उसका फिर 1/6 आप निकाल लो। उससे बेहतर मेरे ख्याल से यही है कि आप इसका 1/6 निकालो, 30 आ जाएगा और दोनों का सम करके आप इसमें डिवाइड कर दो कुछ इस तरीके से, तो 30/8 आपका आ जाएगा। या फिर आप इसको लिख सकते हो 15/4, या फिर मिक्स फ्रैक्शन में आप लिख सकते हो 3/4। आपकी जिम्मेदारी है ऑप्शन तक पहुंचना। हो सकता है कि ऑप्शन में आपको ये मिले, हो सकता है कि ये मिले, या हो सकता है कि आपको ये भी मिले। तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप किस तरीके से ऑप्शन तक पहुंचते हो। तरीका मैंने आपको बता दिया है, सबसे बेस्ट तरीका यही है कि टोटल जो टाइम आपसे पूछा गया है कि 1/6 को भरने में कितना टाइम लगेगा, तो टोटल जो आपका वर्क है उसका 1/6 आप निकाल लो। बस सिंपल सा इतना सा काम कर लो, और ये तो आपका एज इट इज़ दोनों मिलके काम करने वाले हैं, तो डिवाइड कर दो इतने से, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने कंप्लीट आपको यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करवा दिए हैं, जिससे आप लेवल को बहुत अच्छे तरीके से, आई होप सो कि अभी तक समझ गए होंगे। हर एक टॉपिक को मैंने यहाँ पे कवर करवा दिया। नेक्स्ट हम रीजनिंग करने वाले हैं, तो आप लोग चैनल के ऊपर बने रहिएगा। बैच को ज्वाइन करना है तो बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज लगानी है तो आपको एप्लीकेशन पे अवेलेबल मिल जाएगी। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।